Question number 37. The descending pulley shown in figure has a radius of 20 centimeter and moment of inertia 0.2. The fixed pulley is light and the horizontal plane frictionless. Okay, तो ये जो प्लेन दिया हुआ है ये फ्रिक्शनलेस है और ये वाली जो पुली है वो लाइट है। तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक की रस्सी में टेंशन सेम रहेगा। ठीक है, आगे फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इफ इट्स मास इज 1 kg। तो यहां पर 1 kg का मास दिया हुआ है। आप लोग समझ रहे हो ना, इतने पोर्शन में टेंशन सेम रहेगा और ये वाला जो पोर्शन है ये वाला इसमें अलग रहेगा टेंशन। ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों को रस्सी को कनेक्ट करता हुआ जो पार्ट है उसके बीच में एक मास वाली पुली है। ठीक है, तो अब मैं यहां पर कुछ कुछ अज्यूम कर लेता हूं। टेंशन T1 T2 मान लेते हैं, यहाँ पर T1 मान लेते हैं, तो यहाँ पर लग जाएगा T1 और यहाँ पर लग जाता है T2। ठीक, इसका एक्सेलरेशन अगर इधर की तरफ A है तो इसका एक्सेलरेशन को मैं A डैश मान लेता हूँ। अब A और A डैश रिलेटेड हैं, कंस्ट्रेंट मोशन वाली बात याद आनी चाहिए। एक्सेलरेशन A और A डैश आपस में रिलेटेड है। ठीक है ना, और अगर किसी को समझ में आ रहा हो तो अब पूरा कंस्ट्रेंट मोशन में बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाला हूँ, तो शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। देखो भाई, रस्सी अगर अगर ये वाला ब्लॉक एक्स से नीचे जाएगा तो इसको और इसको दोनों को एक्स एक्स बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सप्लाई कौन करेगा? ये वाला रस्सी सप्लाई करेगा ना, 2x इसको आगे बढ़ना पड़ेगा। यानी कि नीचे वाली पुली अगर एक्स से नीचे जा रही है तो ब्लॉक को 2x राइट साइड जाना पड़ेगा। यानी कि नीचे वाली पुली का अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a है तो इसका एक्सेलरेशन 2a होना पड़ेगा। ठीक, अभी इसको मिटाओ। क्या क्या बोला मैं? तो अब मैं सीधा लिख ही देता हूं यार इसको, है ना। इसको मैं सीधा 2a लिख देता हूं और इसको मैं a लिख देता हूं, चक्कर खत्म। और यहां पर क्या है, mg लग रहा होगा। द फिक्स पुली मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.2 kg दे रखा है, रेडियस। यार इसका मास कैसे निकालू भाई हमने? हम्म, अगर पुली मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि इस पुली का इस पुली का हमको दिया हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.2 और रेडियस दे रखी है 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2। तो अब मेरे को पता होना चाहिए ना कि ये पुली को मैं व्हील मानूं कि डिस्क मानूं। हालांकि डिस्क ही मानेंगे यार, पुली मतलब डिस्क ही होता है, तो मैं डिस्क ही मान लेता हूँ। तो डिस्क के लिए क्या होता है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। तो 0.2 इज इक्वल टू एम इंटू 0.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया और ये हो गया 10। तो एम इज इक्वल टू 10 के जी आ रहा है। ज्यादा हो रहा है क्या? नहीं, क्योंकि आर बहुत छोटा है ना, तो 10 के जी हो सकता है। 10 के जी का अगर मास है तो यहाँ पर लगेगा 100 न्यूटन। ठीक, अब निकालना है अपने को एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। मतलब अपने को 2a की वैल्यू निकालनी है, ध्यान रखना ये गलती होती है। आंसर अपना फाइनली a निकल के आएगा, है ना। और अपन लोग को आंसर में a नहीं पूछा हुआ है, अपने को आंसर में 2a की वैल्यू पूछा हुआ है, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये पहली बात तो मैं गलती यहाँ पर ये किया हूँ कि मैं 2a और a मान लिया हूं। मेरे को मानना चाहिए था a और a बाई 2, जो आंसर है उसी को मानना चाहिए गिवन। ठीक है, उससे ये लास्ट में ये वाले स्टेप में गलती होने का चांस कम हो जाता है। ये शायद किसी को समझ में नहीं आएगा, मैं फिर से बताऊंगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अभी सॉल्व करते हैं। ये जो नीचे वाली पुली है उसके लिए ये 100 नीचे लग रहा है और T1 और T2 ऊपर लग रहा है। ठीक, तो 100 माइनस T1 माइनस T2 इज इक्वल टू मास विच इज 10 इंटू एक्सेलरेशन विच इज a। ये पुली का ट्रांसलेटरी मोशन होगा। इस ब्लॉक के में तो एक ही फोर्स लग रहा है T1, so that will be equal to mass which is 1 into acceleration which is 2a। दो इक्वेशन आ गई।
तीसरी कहां से बनाएंगे? पुली के लिए अपन लगाएंगे क्या? टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। क्योंकि सोचो, अच्छा एक चीज और, अरे यार, यहां पर मैं रस्सी को, यार यहां पर अब एक मिनट भाई, एक बहुत बड़ी गलती हो रही है मेरे हिसाब से, कि अगर मैं, देखो यहां पर दो चीज हो सकती है। अगर रस्सी, ये जो रस्सी है ना, इस रस्सी और पुली के बीच में अगर फ्रिक्शन है और सफिशिएंट फ्रिक्शन है, तब तो ये प्योर रोलिंग वाली कंडीशन हो जाएगी। यानी कि रस्सी और पुली के बीच में स्लाइडिंग नहीं होगी। ठीक, पहला ये केस हुआ। भले ही पुली मास वाली क्यों ना हो, क्या फर्क पड़ता है ना? दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती, और उसी सिचुएशन में टी वन और टी टू की वैल्यू अलग होती है भाई। ठीक, उसी सिचुएशन में जब फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन ही वजह होती है कि टेंशन अलग अलग आता है। मास ऑफ पुली, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं होती। ठीक है ना? अगर मास ऑफ पुली है और फ्रिक्शन भी है साथ साथ, तो टी वन टी टू अलग अलग आता है। तो ये तो हो गया पहला केस। दूसरा केस ऐसा भी तो हो सकता है कि रस्सी फिसल रही हो, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है पर मास तो है पुली का, ये पुली मास वाली है, पर रस्सी फिसल रही हो, और रस्सी फिसलेगी तभी भाई ये रिलेशन एप्लीकेबल होएगा। समझ रहे हो? क्योंकि ये कंस्ट्रेंट मोशन वाली इक्वेशन अपन लोग कैसे बनाते हैं भाई? कैसे बनाते थे अपन लोग? कंस्ट्रेंट मोशन वाली जितनी भी इक्वेशन थी, उसमें अपन लोग स्लाइडिंग वाली कंज्यूम, स्लाइडिंग हो रही है, रस्सी पुली के ऊपर स्लाइड कर रही है, ये अपन अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से मैं यहाँ टू ए और ए को एस्टेब्लिश किया, वो तरीका गलत है। बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसको स्लाइडिंग ना मानूं तो भी यही रिलेशन आएगा। एक मिनट, मैं चेक कर लेता हूं। हाँ, सेम रिलेशन आएगा, स्लाइडिंग हो चाहे ना हो। क्यों? सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अगर ये बॉल, मतलब अब ये बॉल क्या करते हुए आएगी? रोल करते हुए आएगी, घूमते हुए आएगी, है ना? सीधी नीचे नहीं आएगी, जैसा कि स्लाइडिंग के केस में होता है। तो रोटेट होते हुए नीचे आएगी। रोटेट होगी तो क्या होगा? इसको थोड़ा जूम किया जाए क्या? हाँ, रोटेट होगी तो ये ऐसे मुड़ेगी, तो उससे ये वाला हिस्सा जो है, मतलब ये वाली रस्सी अनरोल होते जाएगी। समझ रहे हो बात को? और ये वाली रस्सी के साथ क्या होगा? ये वाली रस्सी इसके नीचे जाते जाएगी, तो रोल होते जाएगी। ठीक है, कितनी स्पीड से ऐसा होगा, इस बात को समझते हैं। ये वाला पॉइंट भाई रेस्ट पे ही है। ठीक, ये वाला पॉइंट रेस्ट पे है। हे भगवान, ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है, लेकिन सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, तो बहुत समझने वाली बात है ये। अ, देखो ये वाला हिस्सा फिक्स है ना रस्सी का, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये वाला रस्सा हिस्सा हिस्सा फिक्स है, और ये वाला रस्सी का हिस्सा मूवेबल है। तो रस्सी का ये वाला पार्ट मूव करेगा, परंतु रस्सी का ये वाला पार्ट मूव नहीं करेगा। समझ रहे हो? ये वाला पार्ट, तो इसको मैं एज अ रोड, सड़क की तरह अज्यूम कर सकता हूं। ठीक है, सड़क के ऊपर ऐसे चक्का चल के आ रहा हूं नीचे, मतलब सड़क वर्टिकल है और उसके ऊपर रोल करके आ रहा है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझ सकता कि ये सड़क है। समझ रहे हो? क्योंकि ये सड़क फिर चल रही भाई, चलती हुई सड़क है वो, है ना? रोड रोड। तो जो स्टैटिक सड़क है वो, समझ रहे हो ना? जो स्टैटिक रोड है वो ये वाली रोड है, उसके ऊपर ये वाला जो चक्का है वो ऐसे प्योर रोलिंग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चक्के का सेंटर ए से जा रहा है, तो ये ग्राउंड हो गया ना, और ये टॉप वाला पॉइंट हो गया। तो प्योर रोलिंग के केस में क्या होता है? ये टू ए से जाता है। ठीक है भाई, तो वही रिलेशन आया, दिख रहा है? ए और अब ये पॉइंट जितनी स्पीड से टू ए की स्पीड से, टू ए के एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो ये ब्लॉक भी ऑब्वियसली टू ए से राइट साइड जाएगा। मतलब समझ रहे हो भाई? दो अलग अलग तरीका है, पर कंस्ट्रेंट रिलेशन, हालांकि मतलब समझ रहे हो, मतलब दो अलग अलग चीजें हो रही है, पर उसके बाद भी ठीक है, कंस्ट्रेंट मोशन तो वैलिड रहता ही है। हाँ यार, कंस्ट्रेंट मोशन तो फिर भी वैलिड ही रहेगा।
ठीक है, सही बात है, स्लाइडिंग हो चाहे ना हो। लेकिन चलो ठीक है, इस बहाने अपन लोग समझ गए कि दो अलग अलग टाइप के केस हो सकते हैं, राइट। बहुत एक्सप्लेनेशन हो गया। बिल्कुल भाई, बहुत अच्छी बात बताया हो मेरे हिसाब से तुम्हें, है ना। मैं मानता हूँ कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है, ये जो रिलेशन अपन निकाले ए और टू ए, वो तो वैलिड हो रहा है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पर दो अलग अलग तरीके का मोशन पॉसिबल है। कौन कौन से केस में? फ्रिक्शन के प्रेजेंस में और प्रेजेंस फ्रिक्शन के एब्सेंट में, एब्सेंस में। ये बात तो कम से कम अपन लोग समझ गए। फ्रिक्शन के प्रेजेंस में क्या होगा, T1 और T2 की वैल्यू अलग अलग होगी। T1 और T2 की वैल्यू अलग अलग होगी तो देयर विल बी अ नेट टॉर्क ऑन द पुली। तो पुली रोल करेगी, रोटेट करेगी। और यदि फ्रिक्शन नहीं है, तो बावजूद इस बात के कि पुली के पास मास है, फ्रिक्शन नहीं है, पुली मास वाली है, फिर भी T1 T2 की वैल्यू सेम रहेगी। क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है तो पुली में टेंशन अलग अलग नहीं हो सकता। पुली में टेंशन अलग अलग नहीं होगा तो नेट टॉर्क जीरो आएगा। दोनों टेंशन अगर ऊपर वाली बराबर है तो टॉर्क तो जीरो आ गया ना। तो अब पुली को कौन घुमाएगा? कोई नहीं घुमा सकता, है ना। तो क्या करेगी पुली? केवल इस 100 न्यूटन के सहारे नीचे आएगी। 100 न्यूटन और टेंशन भी उसको अपोज करेगा, वो बात अलग है। पर इक्वेशन कैसी बनेगी उस समय? 100 माइनस ट्वाइस ऑफ 2t इज इक्वल टू 10 इंटू ए, ऐसी इक्वेशन बनेगी। ठीक है। मतलब अगर अगले सवाल में T1 और T2 की कैलकुलेशन करने की बात कर दिया कभी, तो भी, तो वो भी अपन लोग कर पाएंगे, अब समझ रहे हो। मतलब अच्छा, T1 तो कैलकुलेट करना ही है ऑलरेडी। हाँ, मतलब एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो गया तो T1 की वैल्यू भी ऑब्वियसली कैलकुलेट हो गई। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। तो अपन लोग T1 की वैल्यू और T2 की वैल्यू भी निकाल के दे सकते हैं आंसर के रूप में, ये तो अच्छी बात है। दूसरा, अगर फ्रिक्शन नहीं होता और टेंशन पूछा होता तो भी अपन निकाल पाते, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और वहां पर रोटेशनल वाली इक्वेशन नहीं लगाते बीच वाली पुली जो है उसके लिए, क्योंकि वो रोटेट कर ही नहीं रही थी ना फिर। तो फिर वो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया जो आज तक अपन करते आए हुए हैं। लेकिन वहां पर पुली जो है वो मास वाली है, तभी तो नीचे जा रहा है ना सिस्टम। ठीक है, काफी डिस्कशन हो गई इस क्वेश्चन के ऊपर। आगे, तो ए और टू ए तो वैलिड है भाई, ये तो बढ़िया हो गया। और दूसरा मैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया हूँ, मेरे ख्याल से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इसको मैं डिस्क माना हूँ, ये गड़बड़ हो सकती है, देखते हैं। ठीक है। तो T1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए आ गया, और ये दो इक्वेशन आ गई ले लेगी। फर्स्ट इक्वेशन, बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो गया अपन क्वेश्चन से, बट कोई बात नहीं, मेरे हिसाब से ये डिस्कशन प्रोडक्टिव थी। ये दो इक्वेशन हो गई, वेरिएबल है T1 T2 T3। हाँ, तीसरी इक्वेशन अपन कहाँ से बनाने वाले थे? इससे लिए, इससे। तो अब कैसे रोलिंग हो रही है भाई? ऐसे रोलिंग हो रही है। ठीक। तो कौन बड़ा है? T2 बड़ा है। ठीक। तो T2 minus T1 into R is the net torque, and that would be equal to I, which is 0.2 into alpha। और अल्फा की वैल्यू क्या होगी भाई? फिर से वही बात है, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी ए बाय आर। ए बाय आर आएगा, टू ए बाय आर नहीं आएगा। मेरे को इससे मतलब नहीं है कि ब्लॉक कितनी स्पीड से जा रहा है, मेरे को इससे मतलब है पुली कितने एक्सेलरेशन से जा रही है। पुली के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ए है, और प्योर रीलिंग में पुली के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय आर बराबर अल्फा होता है। ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड होती है? ये क्या है? पुली का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, और ये रोटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है। चलो ठीक है। तो अब यार ये तो तीन इक्वेशन आ गई यार, तीन वेरिएबल है, सॉल्व कर लेना। पर सॉल्व करना मैं जरूरी मेरे लिए, क्योंकि मैं कुछ अज्यूम किया हूँ यहाँ पर, तो आंसर चेक करना जरूरी है। तो मैं एक काम करता हूँ, पॉज कर देता हूँ, सॉल्व करके आंसर जो आएगा उसको सीधा बता देता हूँ, है ना। ओके, तो सॉल्व करने के बाद आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, इसका मतलब अपन जो किए हैं, जो अज्यूम किए हैं, डिस्क अज्यूम किए, बिल्कुल सही अज्यूम किए। अब ये खुद कर लेना भाई, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल है, सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। ए की वैल्यू निकाल के निकालोगे तो आएगी 100/19। आंसर याद करो, 2a था, है ना। तो 2a की वैल्यू क्या हो गई? 200/19। 200/19 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है? 10। ठीक है। और पीछे आंसर 10 दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये एक्यूरेसी, थोड़ी सी एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी, अगर, शायद बढ़ जाएगी, अगर मैं यहाँ पर 9.8 ले लूँ ग्रेविटी की वैल्यू, तो फोर्स 100 की जगह 98 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से उस केस में एक्यूरेट, और ज्यादा एक्यूरेट आंसर आ सकता है।
तो आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो अच्छी बात है, अपने को इतना नहीं देख चेक करना है। मेरे ख्याल से जो मैं किया हूँ वो बिल्कुल सही है। ठीक है, थैंक यू सो मच।